निरंजन जी, आपका रुख करते हुए क्या आप तमाम पैनलिस्ट की बातों से सहमत है? चूंकि देखिए सर, ना सिर्फ AIMIM बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो वोट परसेंटेज की बात निर्वाचन आयोग की तरफ से 75% के पार की बात कही गई है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावी होगा अगर इस तरह के कदम उठाए जाते हैं या इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती है बूथ केंद्रों से। देखिए रितु जी, हमारे यहाँ क्या विडंबना है कि जब लोकतंत्र का महापर्व या यूं कहें कि देश के भविष्य के लिए देश की सरकार जब चुनने की बारी आ रही है तो कैसे कैसे मुद्दे या कैसे कैसे विवाद उत्पन्न किए जा रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे ये चीज देख करके बड़ा आश्चर्य लगता है कि गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुलों से परहेज करेंगे। अरे भाई, मुझे एक बात बताइए कि जब वही महिला जब अपना पहचान पत्र बनवाने जाती है तो अपना चेहरा दिखा करके फोटो करवा करके पहचान पत्र करवाती है। वही महिला जब आप मुझे एक बात बताइए कि जब हज को जाती है तो वहां पे यहाँ पे भी इमिग्रेशन के अंदर चेकिंग होती है और जहां पहुंचती है मिडिल ईस्ट में वहां भी इमिग्रेशन में चेकिंग होती है, तो उस समय ऐसा तो नहीं है कि नकाब के अंदर निकाल दिया जाता है। भाई, कहने का तात्पर्य ये है, आप ये कह सकते हैं कि उनकी निजता को रखते हुए आप चेकिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका सत्यापन कीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख करके ये कहा है कि भाई आप जो है पहचान सुनिश्चित करके मतदान करने की अनुमति दीजिए, तो इसमें फिर ये विवाद का विषय क्या हो गया? इसमें मुस्लिम महिलाएं या हिंदू महिलाएं या फलाने महिलाओं का क्या विषय रह गया? इसके अंदर तो विषय इतना सा ही है ना कि जो व्यक्ति मतदान करने जा रहा है वो निश्चित रूप से उस मतदान का अधिकारी है, इसलिए वो मतदान कर रहा है, ऐसा तो नहीं। और जिस तरीके से बातें की जाती है कि फेक वोटिंग, जैसे आपने देखा होगा कि भाई वो एक जो वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर 8 वोट एक लड़के ने या यूं कहें कि एक नाबालिग ने 8 वोट देते हुए वीडियो वायरल किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि उसको किसी ने जस्टिफाई नहीं किया, किसी ने भी नहीं कहा कि उसको बख्श दो या उसको मान लो या उसको उसने सही किया। अगर किसी व्यक्ति ने या किसी पोलिंग पार्टी ने या किसी अधिकारी ने ऐसी कोई त्रुटि की है तो उनको सजा दी जा रही है, वो पूरी की पूरी पोलिंग पार्टी को सस्पेंड किया गया है। इसके अंदर विवाद कहां उत्पन्न हो गया? अब चक्कर क्या है कि यहाँ पे एक समस्या ये है कि हमारे यहाँ इस देश के अंदर पता नहीं है कि इतनी बड़ी क्या ये राजनीति की एक मिसाल हो गई कि जब भी कोई मामला मुस्लिम या एक अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर आता है तो एक ऐसा लगता है कि जैसे इस देश की अस्मिता का सवाल आ गया हो। और ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब एक ही चीज के 2 मापदंड अपनाए जाएं, ये रितु जी सबसे बड़ी दुर्भाग्य की दुर्भाग्य। मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपने देखा होगा अशोक गहलोत जी जब राजस्थान के अंदर सरकार चला रहे थे तो वहां पे महिलाओं को कह रहे थे कि अब आप इस रूढ़िवादिता से बाहर आइए। उनके अपने हाथ से उनके घूंघट उठा रहे थे, उनको कह रहे थे कि अब आप पर्दा प्रथा को छोड़िए और समाज के अंदर बराबर की भागीदारी कीजिए। कदाचित जिस दिन घूंघट उठा करके आए उसके अगले दिन ही बेंगलुरु से एक हिजाब और नकाब का विवाद उठा, जिसके ऊपर दूसरे दिन वही अशोक गहलोत जी ये कहते हुए नजर आए, नहीं नकाब में रहनी चाहिए महिलाएं। भाई, कहने का तात्पर्य फिर आप किसको क्या कह रहे हैं? आप कल आप जिसको मॉडर्न बनने के लिए कह रहे थे, कल आप जिसको समाज में भागीदारी निभाने के लिए कह रहे थे, आज आप उसको कह रहे हो नहीं तू तो घर में और बुर्के में और नकाब में घर में बैठी रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आपके पास और निरंजन पोद्दार जी, सीधे तौर पर चिट भी मेरी पट भी मेरी वही वाली तो स्थिति है सर, क्योंकि अगर अपने राज्य में यहाँ पर विपक्ष है तो ठीक है सब कुछ, लेकिन बीजेपी शासित राज्य में हो जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। और वही हिंदू मुसलमान की राजनीति। रितु जी, आपने आधी बोली, पूरी मैं कर देता हूँ। चिट भी मेरी, पुट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ये इस डायलॉग का पूरा विवरण है। ठीक है, बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।